नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्मय, चाइल्ड स्पेशलिस्ट और इस वीडियो में मैं आपको कोविड वैक्सीन के बारे में बताने वाला हूं। पिछली वीडियो में मैंने आपको पल्स पोलियो वैक्सीन के बारे में बताया था। पल्स पोलियो राउंड पूरे देश भर में कौन सी तारीख को होने वाला था वो बताया था, लेकिन कुछ कारणवश ये राउंड पोस्टपोन हो गया। ये पोस्टपोन होने की मुख्य वजह थी कोविड वैक्सीन की रोल आउट। जी हाँ, कोविड वैक्सीन की रोल आउट हो रही है 16 जनवरी 2021 को। इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो उसके ऊपर बना लेता हूँ। कोविड वैक्सीन के बारे में हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेंगे, उसके ऊपर रिव्यू करेंगे। इस वीडियो में मैं कोविशील्ड वैक्सीन जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने बनाई है उसके ऊपर रिव्यू करने वाला हूँ। दूसरी वैक्सीन भारत बायोटेक ने डेवलप की हुई है जिसके ऊपर में मैं सेकेंड वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं कोविशील्ड वैक्सीन के प्रोडक्ट लिटरेचर के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। जो उसके साथ लीफलेट आता है, जो इसमें जानकारी आती है, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। कोविड वैक्सीन ये चिंपैंजीज में होने वाले एडिनो वायरस से बनाया है। एडिनो वायरस में कोरोना वायरस के जो स्पाइक्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स होते हैं, वो उसमें इनकॉर्पोरेट की जाती है। ये ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स जो कोरोना वायरस के ऊपर होते हैं वो एक प्रकार के उनके आई कार्ड होते हैं या फिर परिचय पत्र होते हैं, जिसकी वजह से शरीर उनको एज अ डिजीज़ आइडेंटिफाई करता है, शरीर उनको एज अ इन्फेक्शन आइडेंटिफाई करता है और उनके खिलाफ प्रतिकार शक्ति बनाता है। प्रतिकार शक्ति वो एंटीबॉडीज़ के रूप में बनाता है। तो ये एडिनो वायरसेस जो चिंपैंजीज से डिराइव्ड है, क्या वो हमारे लिए घातक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अंदर जाके बिल्कुल रेप्लिकेट नहीं होते, वो अपने लिए बिल्कुल भी सेफ़ है, अपने अंदर जाके कोई भी प्रकार का विकार नहीं निर्माण करते। ये वैक्सीन 2 डोजेज़ में आधे ml के डोज में मिलने वाले हैं। आधा ml डोज हमें हमारे मांसपेशी में मिलने वाला है, जैसे हमको टेटनस वैक्सीन में मिलता है उसी प्रकार से हमें ये वैक्सीन हमारे मांसपेशी में मिलने वाली है। ये 2 डोजेज़ में अंतर 4 से 6 हफ्ते का होने वाला है। 4 से 6 हफ्ते के बीच में ये 2 डोजेज़ हमको दिए जाएंगे। वैसे तो सेफ्टी ट्रायल के अनुसार 12 हफ्ते तक लेंगे तो भी चल सकता है, लेकिन जो भी लीफलेट में दिया हुआ है उस हिसाब से हमें 4 से 6 हफ्ते के अंदर सेकेंड डोज ज़रूर लेना है। ये वैक्सीन 18 साल के नीचे वाले लोगों के लिए नहीं बनी हुई है। ये वैक्सीन सिर्फ 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए बनी हुई है। इसकी सेफ्टी ट्रायल 65 साल के ऊपर के व्यक्तियों के लिए बहुत ही लिमिटेड है, इसलिए उसके ऊपर कमेंट करना बहुत ही मुश्किल है। इसी के साथ साथ जिनकी प्रतिकार शक्ति कम है, यानी कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी कि जो HIV के पेशेंट है या फिर कुछ हद तक डायबिटीज़ के पेशेंट है या फिर जो कैंसर के पेशेंट है, जो रोग प्रतिकार शक्ति कम करने के लिए दवाओं का सेवन कर रहे हैं, ऐसे लोगों में भी इस वैक्सीन की इफ़ेक्टिविटी क्वेश्चनेबल है। उसके ऊपर डेटा बहुत लिमिटेड है। शायद उनकी इम्यूनिटी उस प्रमाण से नहीं बढ़ेगी जिस प्रमाण से आम तौर पर लोगों की बढ़ने वाली है। इस वैक्सीन के लिए 3 प्रकार के लोग बिल्कुल भी पात्र नहीं है। पहले वाले वो लोग हैं जिनको इसके अंदर के होने वाले कंपोनेंट्स की एलर्जी है। तो मैं इसके कंपोनेंट्स की स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर इन कंपोनेंट्स की एलर्जी है तो आप ये इंजेक्शन बिल्कुल भी नहीं ले सकते। दूसरे वो प्रकार के लोग हैं जिन्हें कोई इन्फेक्शन अभी करंटली है, जिसके वजह से उनको ऑलरेडी बहुत तेज़ बुखार है और वो ठीक नहीं है, वो अस्पताल में ऑलरेडी भर्ती है या फिर हॉस्पिटल से तुरंत डिस्चार्ज होकर आए हैं। उनके लिए ये सलाह रहेगी कि 4 से 8 हफ्ते का गैप ज़रूर रखें, आपके फिजिशियन के साथ कंसल्ट करें और फिर ही ये वैक्सीन को ले। तीसरे वो प्रकार के लोग हो गए जिनको खून पतला होने के लिए कोई दवाई दी गई हो, जिनको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, जिनको ऑलरेडी ऐसी कोई कंडीशन है जिनमें उनका स्वाभाविक खून पतला हो, जिसके वजह से अगर ये इंजेक्शन मांसपेशी में दी जाएगी तो उधर खून की गांठ बन सकती है। इसलिए इन प्रकार के लोगों के लिए भी ये एडवाइजेबल नहीं है। आगे जाके शायद ये इंजेक्शन स्किन में भी दी जाएगी और तब जाके ये इंजेक्शन इनके लिए सेफ़ हो सकता है। ये वैक्सीन कितने ड्यूरेशन तक या फिर कितने समय तक आपको सुरक्षित रखेगी या फिर कब से आपकी ये सुरक्षा कवच शुरू होने वाली है, इसके बारे में कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। इसीलिए मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। इमीडिएटली इंजेक्शन लगाने के बाद ऐसे मत सोचें कि अभी से मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। कृपया कुछ हफ्तों तक मास्क ज़रूर पहने और आप गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस है, जिस एरिया में रह रहे उसके एरिया के अनुसार जो भी गाइडलाइंस है वो ज़रूर फॉलो करें। मास्क का उपयोग अभी भी करना ज़रूरी है। तुरंत प्रभाव से मास्क को न निकालें, यह मेरी आपसे विनती है। अगला सवाल कुछ लोगों को ये हो सकता है कि क्या ये वैक्सीन लेने के बाद वो ड्राइविंग कर सकते हैं या फिर कोई स्किलफुल या फिर कोई मशीन का काम कर सकते हैं। तो इस लीफलेट के अनुसार ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है और इसीलिए आप अगर ड्राइविंग कर रहे हैं या फिर कोई स्किलफुल काम कर रहे हैं या फिर कोई मशीन चला रहे हैं, ये वैक्सीन का उसके ऊपर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होगा। इसके बारे में इन्होंने यहाँ पर जानकारी दी है। तो क्या ये वैक्सीन प्रसूति पूर्व यानी प्रेगनेंसी में या फिर स्तनपान कराने वाली माताएं दे सकती है?
तो इस लीफलेट के अनुसार ये वैक्सीन की सेफ्टी एनिमल्स में इस्टेब्लिश है, यानी प्राणियों में इस्टेब्लिश्ड है कि इनका कोई भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं होता है। लेकिन इंसानों पे बहुत ही लिमिटेड स्टडी अवेलेबल है। इसीलिए ये सलाह दी गई है कि प्रेग्नेंट मदर्स या फिर जो दूध पिलाने वाली मदर्स है वो ये राय अपने डॉक्टर्स के साथ ज़रूर ले और फिर ही वो ये वैक्सीन ले। वो डॉक्टर्स को डिसाइड करने दीजिए कि ये उनको बेनिफिशियल है या रिस्की है। ये सवाल अक्सर उन महिलाओं को होगा जो हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं, जिनको फ्रंटलाइन वॉरियर बन के भी काम करना है। एट द सेम टाइम अगर वो गर्भवती है तो उन्हें अपने गर्भ को भी प्रोटेक्ट करना है। ऐसी महिलाओं को मेरा ये निवेदन है कि वो अपने डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करें कि उन्हें इससे रिस्क ज़्यादा है, उन्हें इससे बेनिफिट ज़्यादा है। वैसे एडिशनल सेक्रेटरी के एक लेटर के अनुसार ये वैक्सीन उनके लिए नहीं है, ये वैक्सीन वो ना ले। जैसे हर दवा की कोई ना कोई रिएक्शन ज़रूर होती है, वैसे ही ये वैक्सीन की भी रिएक्शंस हो सकते हैं। सबसे कॉमन रिएक्शन यानी जहाँ पर ये स्नायु में इंजेक्शन दी जाएगी, जहाँ पे भी मांसपेशी में ये इंजेक्शन दिया जाएगा, वहाँ पे लोकल साइट पे बहुत दर्द हो सकता है, छूने पे बहुत दर्द हो सकता है, वहाँ पे गांठ बन सकती है, उन्हें बुखार आ सकता है, उन्हें कपकपी महसूस हो सकती है, उन्हें सर में दर्द हो सकता है, स्नायु में दर्द हो सकता है, उन्हें अन्य जोड़ों में दर्द हो सकता है। ऐसे कई रिएक्शंस यानी ऐसे कई प्रतिकूल प्रभाव लोगों को आ सकते हैं, जिसके कारण लोगों को इंजेक्शन देने के बाद तुरंत प्रभाव से एक ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाएगा, जहाँ पर उनके ये प्रतिकूल प्रभाव के ऊपर अध्ययन होगा। अगर उन्हें कोई ड्रग रिएक्शंस नहीं है तो ही उन्हें घर पे भेजा जाएगा, और अगर कोई रिएक्शंस हो तो उनकी ट्रीटमेंट वहाँ पर तुरंत प्रभाव से शुरू की जाएगी। तो आइए जानते हैं प्रभावकारिता इस वैक्सीन की, यानी कि एफिकेसी ऑफ द वैक्सीन। तो जैसे कि आप ये प्रोडक्ट लिटरेचर में देख रहे हैं, वैक्सीन देने के बाद कोरोना होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो गए हैं। ज़्यादा इम्प्रेसिव डेटा इसमें यह है कि वैक्सीन लेने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती होने के चांसेस और गंभीर रूप से बीमार होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो गए हैं। देखिए, नफ़ा नुकसान नापतोल करना बहुत आसान है, लेकिन ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि 130 करोड़ जनता के लिए वैक्सीन बनना आसान है, उन्हें देना आसान है, उन्हें सुरक्षित रखना कुछ हद तक संभव भी है। लेकिन 130 करोड़ जनता के लिए 130 करोड़ बेड्स और 130 करोड़ वेंटिलेटर बनाना बहुत ही मुश्किल है, उनके लिए अवेलेबल करना बहुत ही मुश्किल है। उतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश के पास नहीं है। तो ये वैक्सीन लेना वेंटिलेटर के सामने एक बुरा सौदा बिल्कुल भी नहीं है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे वर्डिक से, मेरे हिसाब से ये वैक्सीन काफ़ी सेफ़ है और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ ये वैक्सीन लेने के लिए। इस वैक्सीन से आने वाली जो अपडेट्स है या फिर कोई नई रिपोर्ट है, वो मैं आपको इसी चैनल पे आपको अपडेट किया करूँगा। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो के बारे में भी आपका अभिप्राय कमेंट बॉक्स में डालिए। ये वीडियो शेयर करें, अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द।